हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक AMU-JMI चैनल। यह चैनल ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम क्लास 6 एंट्रेंस के लिए EVS का पहला चैप्टर हमने अपलोड करने की कोशिश की है। यहाँ पे पहला चैप्टर जिसका नाम है सुपर सेंसेस। तो हम बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर जिसका नाम है सुपर सेंसेस। तो हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास सेंस ऑर्गन होता है। और सेंस ऑर्गन कितने टाइप्स के होते हैं, सेंस कितने तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। तो पहला होता है हमारा साइट, दूसरा होता है हियरिंग, साइट मतलब देखना, हियरिंग मतलब सुनना, स्मेल का मतलब सूंघना होता है, टेस्ट, टेस्ट जो होता है हमारा टंग से होता है, टच जो हमारा स्किन से होता है। तो ह्यूमन बींग्स के पास तो ये पांचों सेंस पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास क्या होता है कि ये सारे के सारे सेंस नहीं होते हैं, कुछ ही सेंस उनके पास होता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। यहाँ पे आगे दिया हुआ है कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनका जो सेंस होता है ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं, अपना खाना ढूंढ पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स है, जैसे कि पहला नाम है ईगल्स। ईगल्स का क्या होता है, वेरी शार्प आई साइट होता है। उसी तरह हम अगर कुत्ते के बारे में बात करें, डॉग, तो डॉग्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। एंड के पास अपना भी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ये अपने रास्ते को स्मेल से पहचानती है। और एंड्स की सबसे खासियत ये होती है कि अपने ग्रुप में रहते हैं और हर ग्रुप का अपना एक अलग स्मेलिंग केमिकल होता है। उस तरह अगर हम बात करते हैं स्नेक का, तो स्नेक क्या करता है, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। वो जब भी चलता है तो वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग चलता है वो। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। डॉल्फिन, तो डॉल्फिन पानी में क्या करती है, ये एक सिग्नल सेंड करती है जिसके वो दूसरे डॉल्फिन से ये कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके। आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे जानवर है जो कि स्मेल से यहाँ पे करते हैं। आपकी किताब में यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है एंड्स का, मॉस्किटोज़ का, एंड्स, मॉस्किटोज़ एंड सिल्क वर्म। इसके आगे भी दिया हुआ है, लेकिन स्पेशली यहाँ से एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा सवाल आता है। तो एंड्स की बात करें तो एंड्स क्या करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को केमिकल स्मेल से पहचानते हैं। और जब भी एंड्स किसी अगर पाथ को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे केमिकल को वहाँ पे रिलीज़ करते हुए चलते हैं, और उसी केमिकल को स्मेल करके जो पीछे की चीटियाँ होती है, वो जो पीछे की चीटियाँ उनको फॉलो करते हैं। और इस तरह यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह एंड जाते हैं, मूवमेंट होता है उनका। उस तरह अगर हम बात करें मॉस्किटोज़ का, तो मॉस्किटोज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आता है एंट्रेंस में। मॉस्किटोज़ जो है ह्यूमन बींग को कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करें तो पहला है बॉडी स्मेल से, दूसरा होता है स्मेल ऑफ फीट से, तीसरा होता है बॉडी हीट से। तो ये आपको ध्यान रखना है, बॉडी हीट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लस बॉडी स्मेल से और स्मेल ऑफ हीट। अगर उसी तरह हम बात करें सिल्कवर्म, तो यहाँ पे मेल सिल्कवर्म अपने फीमेल पार्टनर को कैसे पहचानता है, ये भी स्मेल से ही पता करता है। और इनका स्मेलिंग पावर इतना स्ट्रांग होता है कि कई किलोमीटर दूर से ही अपने फीमेल पार्टनर को पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये आपको देखना है यहाँ पे, ये आपका ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सेक्शन से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। आगे चलते हैं हम इसी में। तो मैकेनिज्म ऑफ सुपर स्मेल, यहाँ पे अगर हम किस तरह काम करता है ये, और ये डॉग में बात करते हैं, तो डॉग का जो नेचर होता है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है स्मेलिंग का। तो यहाँ पे हम बात करें कि डॉग्स मार्क देयर टेरिटरी यूजिंग यूरिन स्मेल और पॉटी। ये डॉग्स जो क्या करते हैं, जगह जगह जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे जगह जगह यूरिनेट करेंगे और पॉटी करेंगे, और उसी को बार बार स्मेल करते हैं। क्योंकि अगर दूसरा कुत्ता आता है तो उसी को स्मेल करके या तो वहाँ से दूर चला जाएगा, या फिर उस डॉग उस एरिया में रहेगा तो उस डॉग से लड़ाई होगा। आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है कि दे नो इफ अदर डॉग इंटर देयर एरिया सिंपली बाय स्निफिंग। तो अगर कोई भी दूसरा कुत्ता इसमें आ गया है तो बस सूंघ कर पता कर सकते हैं। अब डॉग्स का इस्तेमाल ह्यूमंस कैसे करते हैं, तो यूजेज बाय ह्यूमन की यहाँ पे देख लेते हैं। तो डॉग्स का इस्तेमाल क्या होता है कि आइडेंटिफाइंग बॉम्ब्स और डिटेक्टिंग ड्रग्स, ट्रैकिंग क्रिमिनल्स, फाइंडिंग मिसिंग पर्सन। तो यहाँ पे डॉग्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा कैसे डॉग्स किसी भी बॉम्ब स्क्वाड के साथ रहते हैं। ये जहाँ पे बॉम्ब होता है, बॉम्ब में स्पेशल केमिकल जो बारूद होता है, बारूद में बहुत सारा जो सल्फर इस्तेमाल होता है उसको यहाँ पे ये लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। जो अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती है, चाहे कि वो ड्रग्स ही हो गया, चाहे नशीली पदार्थ हो गया, चाहे नशीली चीज़ें जो भी होती है उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ये क्रिमिनल्स को डिटेक्ट कर लेती है, चाहे मिसिंग पर्सन को भी डिटेक्ट करती है। तो ये डॉग्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ह्यूमन लाइफ में। आगे हम बढ़ते हैं विजुअल एडेप्टेशन एंड आई पोजिशनिंग इन बर्ड। तो आई पोजिशनिंग के बारे में बात करेंगे तो दो तरह के बर्ड्स में आइज की पोजीशन पाया जाता है। पहला होता है यहाँ पे देख लीजिए आइज इन फ्रंट। आइज इन फ्रंट कौन कौन से ऐसे में पाया जाता है, तो आपकी किताब में दो चीज़ों का नाम लिया गया है, आउल और ईगल। इनका जो होता है आइज सामने के फ्रंट में होता है, और इसका एडवांटेज ये होता है कि डिस्टेंस को बेहतरीन तरीके से जज कर पाते हैं। यहाँ पे आपकी किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है।
और आपकी किताब में जो दिया हुआ है, जो जिनका वो ऐसे चिड़िया जिनका साइड में आँख है, तो वो जैसे कि आप देख लीजिए, क्रो हो गया, पिजन हो गया, आपका कॉक, हेन, ये सब आ जाता है, चिकन वगैरह सब इसमें आता है। अब जो साइड में होता है तो उसका क्या होता है, नेक मूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए, नेक मूवमेंट है यहाँ पे। मेनी बर्ड्स कैन नॉट मूव देयर आई इजली, दे मस्ट मूव देयर नेक फ्रिक्वेंटली टू सी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर उनको इधर उधर देखना है तो वो अपने गर्दन को बार बार मूव करते रहते हैं। आपने देखा होगा मुर्गी, कबूतर, ये सब अपने गर्दन को कंटिन्यूअसली मूव करते हैं कि किस तरफ से आता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है जाके जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे 3 जो कि बर्ड्स दिया गया है, ईगल, काइट्स एंड वल्चर्स, कैन सी ऑब्जेक्ट 4 टाइम्स फार्दर देन ह्यूमंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन की अगर बात किया जाए, ये 2 मीटर तक बहुत ही ईजिली फोकस कर सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो जानवर है, ये जो बर्ड्स होते हैं, ईगल्स, काइट्स एंड वल्चर्स, ये 8 मीटर तक बहुत अच्छे से फोकस करके देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे 1 आई वर्सेस 2 आइज बर्ड्स का यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है। जैसे यहाँ पे देख लिया जाए, जैसे फील्ड ऑफ विजन, तो जिनके एक आंख होते हैं उनका फील्ड ऑफ विजन बहुत ही छोटा होता है, मतलब एज कम्पेयर टू 2 आइज। और जिनका 2 आइज होता है ये बहुत ही वाइड रेंज तक देख सकते हैं। ये उस तरह है कि जजमेंट कितनी गहराई है, डेप्थ जजमेंट, तो जिनका 1 आई होता है उनको जज करना, ऊपर से कितनी, जैसे ऊपर से आ रही चीज़ें हैं, चाहे ऊपर से नीचे आना है तो कितनी गहराई है, नीचे से ऊपर जाना है कितनी ऊंचाई है, तो ये थोड़ा सा जजमेंट में इशू होता है। दूसरा, जिनका 2 आइज होता है तो उनका जजमेंट काफ़ी ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 1 आई बर्ड। उस तरह अगर हम बात करें कैचिंग ऑब्जेक्ट, अगर किसी चीज़ को उनको पकड़ना है तो वो वैसे जानवर जिनके पास एक ही आँख होते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जिनके 2 आइज़ है उनके लिए काफ़ी आसान होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी किताब में एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंक देते हैं और एक आँख बंद करके उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वहीं अगर आप दोनों आँख खुली रख के उसको पकड़ते हैं तो बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे देखिए मैंने नोट में दे दिया है, कैचिंग अ बॉल इज़ मच ईजियर विथ बोथ आइज ओपन। अब आगे बढ़ते हैं, सेंसिटिव हियरिंग एंड डिटेक्टिंग ग्राउंड वाइब्रेशन। तो अभी तक हमने देख लिया है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनका सेंसिटिव हियरिंग होता है। तो यहाँ पे डॉग्स के हम बारे में जान चुके हैं। बैट्स के बारे में बस इतना आप लोगों को अभी देख लेना कि इनका जो हियरिंग काफ़ी स्ट्रांग होता है, ये इको रिलीज़ करते हैं, तो खैर ये 8 क्लास में पढ़ना है। उस तरह हम पढ़ते हैं डियर, तो डियर का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हियरिंग सेंसिटिव रहता है, और उसी तरह आउल्स भी बहुत अच्छे से माना जाता है ये इसमें। अब आते हैं स्नेक हियरिंग मैकेनिज्म। तो स्नेक हियरिंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि स्नेक डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। तो बहुत बार क्या होता है कि ये भी आता है कि स्नेक के पास अपना कान होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, स्नेक का कोई अपना कान होता नहीं है। अब ये कैसे सुनते हैं, तो दे हियर थ्रू वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। तो वो जिस ग्राउंड पर चलते हैं, रेंगते हैं, तो वहाँ पे उस ग्राउंड पर कोई भी वाइब्रेशन होता है उसको वो डिटेक्ट करते हैं। जैसे अगर कोई आदमी उनके आसपास जाता है तो वहाँ पे जो उनका फुट स्टेप का से जो वाइब्रेशन होगा उसको डिटेक्ट करके वो जानेंगे कि हाँ इस तरफ से कोई बंदा आ रहा है, चाहे कोई भी जानवर। तो ये यहाँ पे दिया गया, व्हेन समवन वॉक्स नियर देम दे फील द वाइब्रेशन ऑफ द फुट स्टेप। तो इसी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्नेक वाला भी बहुत ज़्यादा आता है। अब आता है यूनिक मेथड ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल। तो यहाँ पे लंगूर, तो लंगूर जो पेड़ पर रहते हैं, ये क्या करते हैं कि एक वार्निंग कॉल भेजते हैं जब भी उनको, जब से कि अगर खतरा आता है। जैसे कि एक शेर को देख लिया, तो ये एक लंगूर ने देखा तो एक ही पेड़, उसी पेड़ पर से बोल देगा, कोई वो सिग्नल दे देगा वो अपने लैंग्वेज में, उसका मतलब ये होगा शेर आया, तो सारे के सारे लंगूर पेड़ पर चढ़ जाएंगे, चाहे सेफ जोन में चले जाएंगे। उस तरह अगर हम बात करते हैं कि बर्ड्स, तो बर्ड्स भी क्या करते हैं कि ये अलार्म कॉल ये देते हैं एक दूसरे को। जैसे अगर वो ऊपर से कुछ आ रहा है, ऊपर से अगर तूफान आ रहा है, चाहे तूफान आने की चांसेस है, तो अलार्म कॉल एक दूसरे को दे देते हैं ताकि वो सतर्क कर सके एक दूसरे को। उस तरह डॉल्फिन की, तो पानी में डॉल्फिन भी क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देती हैं, वही काम फिश का भी है। और इसमें एक और दिया हुआ है आपकी किताब में, बहुत अच्छा दिया हुआ है कि 2004 में यहाँ पे अंडमान आइलैंड में एक सुनामी आने वाला था। तो वहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे, जिसको देखकर जो ट्राइब्स थे उनको लगे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो होने वाला है, जिसकी वजह से वो सेफ प्लेस पर चले गए। और कुछ घंटे के अंदर वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सुनामी आया, और वो जो जानवर थे जो कि अजीब बिहेव कर रहे थे, तो जिनकी वजह से सारे के सारे ट्राइब्स की जान बच गई थी। इसका मतलब क्या होता है कि एनिमल सेंस डेंजर। किस तरह का डेंजर, अर्थक्वेक को सेंस कर सकते हैं, स्टॉर्म को सेंस कर सकते हैं, और सुनामी को सेंस कर सकते हैं बिफोर दे हैपन, मतलब होने से पहले वो लोग सेंस कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन के पास ये एबिलिटी नहीं है। उस तरह आपकी किताब में बहुत सारा स्लीपिंग हैबिट दिया हुआ है। तो स्लीपिंग हैबिट, एक जानवर है स्लॉथ, जो कि 24 घंटे में से, मतलब एक दिन में से 17 घंटा सोता है। और ये इसकी खासियत ये है कि लगभग इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो होती है, मतलब लगभग 40 साल तक जिंदा रहता है, और उस 40 साल में वो 8 पेड़ के अलावा इधर उधर नहीं जाता है। ये बहुत ही कम डिस्टेंस को मेज़र करता है। इसका ज़्यादातर टाइम क्या होता है, ये सोते हुए चला जाता है। ये वो जैसे ही जगेगा थोड़ा सा पेड़ के पत्ते खाएगा और फिर सो जाएगा।
तो आगे चलते हैं। स्लीपिंग से रिलेटेड और भी सवाल आता है, जैसे कि आपकी किताब में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ मैं। हाँ, यहाँ पे आपका सुपर सेंसिस में है, 1 मिनट। यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो काऊ का आपको याद रखना है। काऊ का स्लीपिंग जो साइकिल होता है वो रात भर में कितना, एक दिन में कितना सोती है, तो 4 घंटे। काऊ को दैट्स इनफ, उसके लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। और उसी तरह हम बात करें पाइथन, तो पाइथन का 18 घंटे होता है। ये सवाल, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आता है, पाइथन का भी आता है, जिराफ का आता है, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्लॉथ का आप नहीं देख रहे होंगे, यहाँ पे स्लॉथ का बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। और जिराफ का 2 घंटे होता है। वहीं कैट का बात करें तो हमारा 12 घंटा होता है। तो यहाँ पे आपको स्लीपिंग जो पीरियड है ये आपको याद रखना है। काऊ का मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, काऊ का 4 घंटे, पाइथन का हमारा होता है 18 घंटे, जिराफ का 2 घंटे होता है, और उस कैट का 12 घंटे होता है। तो अब हम चलते हैं अपने इस नोट्स पे। तो इसमें है थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ एंड गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मेजर। अब जानवर जो है जो कि जंगल में रह रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा खतरे भी हैं। तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी थ्रेट कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा उनको खतरा होता है हंटिंग से, पोचिंग से और डिफॉरेस्टेशन। तो हंटिंग शिकार जानते हैं, पोचिंग का डेफिनेशन यहाँ पे मैंने नीचे दे रखा है। यहाँ पे पोचिंग का मतलब किसी भी एनिमल को इलीगली मारना, मतलब मारना उसको मना है और लेकिन फिर भी मार रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पोचिंग। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये, डिफॉरेस्टेशन का होता है पेड़ों की कटाई करना, बहुत बड़े लेवल पर जंगलों की कटाई कर देना, जिससे वो लोग बेघर हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है। और तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा नेशनल पार्क बनाया है। यहाँ पे देख लीजिए, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहाँ पे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी किताब में 2 नेशनल पार्क का जिक्र किया गया है, लेकिन कभी कभी इससे ज़्यादा भी आपसे पूछ लेता है। तो आपको मैं बता दूं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि हमारा उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप देखिएगा यहाँ पे उत्तराखंड में है। और एक और आपका घाना नेशनल पार्क, ये आपका राजस्थान में है, इस याद रखना है। फिर रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। गिर नेशनल पार्क, तो ये आपका गुजरात में है। ये आपको याद करना है, यहाँ से सवाल बनते हैं। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।